Everyone, my name is Monica Tulsian and I am lecturer in electronics engineering. I hope you all are doing very well. So in this lecture, we will discuss some basic concepts about atomic structure, means what structure an atom has. So we know every matter around us consists of elements, okay, and each element consists of smallest particle known as atoms. मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सब चीज़ एलिमेंट से बना हुआ है और वो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कंसिस्ट करता है क्या? एटम। हर एक एलिमेंट एटम से बना है। दैट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ एटम से बना हुआ है। तो अभी तक में जब सारा चीज़ एटम से बना हुआ है तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आखिर एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस एटम मॉडल थियोरी पे बेस्ड बहुत सारे प्रपोजल्स दिए, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग जो भी ज़्यादा मॉडल थियोरी है वो नहीं पढ़ेंगे, जो वाइडली यूज्ड है जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल वही पढ़ेंगे, क्योंकि उसी पे बेस्ड हम लोग आज तक पढ़ते हैं। आप लोगों ने भी आई थिंक केमिस्ट्री या फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा 10th और 12th में, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया कि एक एटम में क्या क्या होना चाहिए, एक एटम कैसा हो सकता है। तो उनका जो पहला चीज़ था वो क्या था कि एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब एक एटम में न्यूक्लियस रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, दूसरा इन्होंने क्या एजम्पशन दिया कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, अब ये जो दूसरा थियरी इन्होंने दिया, ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पाथ होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। एक नहीं, बहुत सारा पाथ होता है, इसको कहते हैं ऑर्बिट, इस पाथ को। ठीक है, और हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। तो क्या हुआ, एटम में एक न्यूक्लियस होना चाहिए। ये न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उस पार्टिकल को कहेंगे प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी ऑर्बिट्स रहेंगे। उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल रहेगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रहेगा। ठीक है, तो इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या हम लोग कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सेकंड एजम्पशन क्या हुआ कि हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये जो ऑर्बिट होता है ये एक तरह से रास्ता है। ठीक है, ये मान लो सर्कुलर रोड है, तो हर रोड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होता है इसका एनर्जी सबसे कम होता है। जैसे जैसे हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आते जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और हमारे पास 3 ऑर्बिट है, 1 2 3, तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट बड़ा होगा एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट से, और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी ग्रेटर होगा फर्स्ट ऑर्बिट से। ठीक है, और हर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, हर ऑर्बिट में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर ऑर्बिट में। ठीक है, यहाँ पे भी है। अब अगर ये फर्स्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के और दूसरे वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी कम है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी, आउटसाइड एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कहाँ जंप करेगा, सेकंड वाले शेल पे, क्योंकि सेकंड वाले शेल का एनर्जी ज़्यादा है फर्स्ट से। अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको हम आउटसाइड एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, जंप करके हायर, नेक्स्ट जो हायर ऑर्बिट है उसमें जंप कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि एज वी अप्लाई एक्सटर्नल
energy to the electrons, it jumps to the next higher energy level. ठीक है, तो if we apply external energy, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब उसका अपना एनर्जी नहीं था, हम लोग अलग से एनर्जी दे रहे हैं. इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शॉर्ट में ई पावर माइनस लिखते हैं. ये माइनस मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है. सो इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, इट विल जम्प टू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिट. ओके, इसको कहते हैं एक्साइटेशन. मीन्स लो लेवल इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्साइट किए एनर्जी दे करके, तो एक्साइट होने के बाद नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिट पे पहुंच गया. ठीक है, अब जब लो लेवल से हाई लेवल पे जा सकता है, तो हाई लेवल से लो लेवल पे जाएगा तो क्या होगा. मान लेते हैं अभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, इसको हम एनर्जी दिए और ये सेकेंड ऑर्बिट पे पहुंच गया. अब वापस से जब ये एनर्जी अपना लूज कर देगा मान लो, या हमको अगर वापस से ये सेकेंड स्टेट से वापस से अपनी जगह पे आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है सेकेंड ऑर्बिट में. वापस से जब ये लो ऑर्बिट में आएगा, लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा. एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ से जब फर्स्ट सेल से सेकेंड में गया इलेक्ट्रॉन, तो कुछ एनर्जी हम लोग प्रोवाइड किए थे, तो अभी उसी इलेक्ट्रॉन का इस सेल में हायर एनर्जी है. लेकिन जब वापस से वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे जाएगा, तो क्या होगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो लूज करके तभी जाएगा फर्स्ट सेल में, क्योंकि इसका एनर्जी कम है. तो इसके पास जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा. तो वो जो एनर्जी लूज होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इसमें वो एनर्जी रेडिएट हो जाता है. ठीक है, तो अपना ये एक्स्ट्रा एनर्जी रेडिएट कर देता है, तो वापस से इसके पास कम एनर्जी होता है और ये अपने जगह पे आ जाता है, जो कि था फर्स्ट सेल जिसका एनर्जी कम था. हम लोगों ने देखा कि कोई भी एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है. ठीक है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, वो उसका कोई चार्ज नहीं होता है. तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे. ये एक्स क्या दिखा रहा है, कोई भी एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हो. पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है उसका मास नंबर, दूसरा होता है एटॉमिक नंबर. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हम लोग एटॉमिक नंबर से देखते हैं. तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसी भी एलिमेंट्स में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, अगर इसको हम दूसरे तरीके से कहें तो क्या कहेंगे कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका मतलब उस एलिमेंट में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा. ठीक है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है P प्लस N, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो अगर मास नंबर A है, इसका मतलब ये A किस चीज का सम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का. और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है. मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा. ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, मास नंबर क्या होगा, मास नंबर होगा, मास बेसिकली दिखाता है ये जो एटम में है वो मास न्यूक्लियस के कारण होता है. और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन तो रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में घूमता है. तो मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, अब अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 6 होता है, मास नंबर 12 होता है. अब इसमें बोलेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो कैसे पता करेंगे, हमारा यहाँ पे कार्बन में एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल. इसका मतलब प्रोटॉन क्या हो जाएगा 6. और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन जितना है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है किसी भी एटम में, तो इलेक्ट्रॉन का भी नंबर 6. अब बच गया न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन कहाँ से पता करेंगे, इससे. मास नंबर क्या होता है P प्लस N,
तो यहाँ पे मास क्या है 12 है, तो इसका मतलब P + N = 12, और हम लोग को पता है कि प्रोटॉन्स कितना है 6 है, तो क्या होगा 6 + N = 12, तो मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 6, इसका मतलब ये भी 6 है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। ये कहाँ से आता है, ये पीरियोडिक टेबल से जाकर के देख सकते हो, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे आई एम श्योर। तो यहाँ पे अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, तो एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ 11 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। अब न्यूट्रॉन बच गया, न्यूट्रॉन कैसे ढूंढेंगे, मास से, तो P + N = 23, प्रोटॉन है हमारे पास 11 प्लस न्यूट्रॉन = 23, तो N अब क्या आ जाएगा हमारा 12, दैट मीन्स सोडियम में 12 न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कितना 11। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो अगर हम लोगों को ये पता चल गया कि कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, तो दैट मीन्स हम लोग उस एटम का स्ट्रक्चर जान गए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन से हम लोगों को क्या पता चला कि एक न्यूक्लियस है जिसमें कि P + N, न्यूक्लियस में P + N होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, तो 6 + 6 यहाँ पे ये है, और 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑर्बिटल में, ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, आउटर ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक है, आउटर ऑर्बिट्स में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट है, तो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो उसका एनर्जी लेवल जो होता है वो सबसे कम होता है। जैसे जैसे ऑर्बिट में हम लोग इस साइड से आगे बढ़ेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब जो नेमिंग कन्वेंशन होता है, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो उसको हम लोग शेल भी कहते हैं, तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला शेल होता है, इनर मोस्ट जो शेल होता है, उसको कहते हैं के शेल। ठीक है, उससे बाहर निकलेंगे तो L, M, N जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहता है, उस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं इन शेल्स का। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट रहता है उसको के शेल बोलते हैं, और जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स है, जितने दूर तक ये शेल जा सकता है वो आगे बढ़ते जाएगा, के, L, M, N, O। ठीक है, इसमें एक और चीज है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आगे, पर अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को क्या पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहेगा। ये कैसे पता चलेगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उसका रूल क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट या फिर nth शेल इज इक्वल्स टू 2n²। ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो सपोज हमको पता करना है कि ये जो फर्स्ट शेल है, kth शेल के लिए n इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो इस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n², मतलब 2 इंटू n क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1², दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा kth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अगर L शेल लेंगे, अगर तो L शेल का नंबर क्या है 2, n = 2। तो अब इस शेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं 2n²। 2 यहाँ पे n 2 है इसलिए 2², ये कितना हो गया 2 2 4 4 2 8। दैट मीन्स जो इनर मोस्ट शेल है उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वाला जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट शेल में जाएंगे n = 3, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2 × 3⁻², तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब थर्ड शेल में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं। और उसके नेक्स्ट में अगर जाएंगे n = 4, तो क्या होगा 2 × 4²। ठीक है, तो ये कितना होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये 32। तो ये कैलकुलेशन से हम लोग को पता चल गया। इसको हम लोग ऐसे मेमोराइज भी कर लेते हैं कि 2 8 18 32। ये मेमोराइज क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हम लोग ये जो एलिमेंट है उसका नेचर जानते हैं कि वो मेटल है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है, ये सब। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये हुआ। अब इसी हिसाब से हम लोग
अपना जो कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके पता कर सकते हैं कि उस एलिमेंट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, प्रोटॉन्स के इक्वल। प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 12। अब हम लोग को काम क्या करना है, ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल में रहेगा। हम लोग को क्या पता करना है कि कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आगे बढ़ेंगे तो पहला आएगा फर्स्ट शेल, केथ शेल। तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, हम लोग निकाल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर के के बाद एल आएगा। एल में कितना रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी 2 यहाँ हो गया, बच कितना गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 12²। तो केथ जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद वाला जो एल शेल है उसमें 8 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 और 8 10 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट शेल में, एम में। ठीक है, तो एम में 2 बच गया, 2 दे दिए। अब एम शेल में होना कितना चाहिए था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। लेकिन हमारे पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एम में रहेगा। अब क्योंकि एम वाला जो शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 से कम है, अभी एम शेल फुल नहीं हुआ है, इसीलिए अब नेक्स्ट शेल में जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एम शेल ही अभी तक फुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम में कितना ऑर्बिट है, कितना शेल है, KLM, 3 शेल है। ठीक है, 3 शेल में न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा शेल रहता है, के शेल। और सबसे दूर अभी इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, मतलब न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, एम। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है अगर उसका हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले हमको पता करना होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे, और उसके बाद फिर जिस शेल का जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन्स डालते जाएंगे। जो लास्ट वाला शेल आएगा, जो आउटर मोस्ट शेल आएगा, उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं सल्फर। सल्फर का सिंबल क्या होता है, S, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16। ठीक है, अब 16 है, हमको देखना है कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है, इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 16। अब 16 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास शेल कौन कौन सा है, हमेशा इतना लिखने का जरूरत नहीं है, KLM। तो केथ शेल में हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 10 बच कितना गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या करेंगे, एम में डालेंगे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो यहाँ पे भी 3 शेल था, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, मैग्नीशियम में 2 था, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स था। लेकिन अभी क्या है, सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियस से जो शेल जितना ज्यादा दूर है वो उतना लूजली अटैच होगा न्यूक्लियस के। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो कोई एक फोर्स उसको ज्वाइन किए हुए है, फोर्स उसको ज्वाइन किए हुए, तो जो चीज न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहेगा उसका उतना ज्यादा एनर्जी रहेगा, उतना ज्यादा टाइटली बाइंड होगा न्यूक्लियस के। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो दूर वाले ऑर्बिट में जो होगा उसके बीच में क्या होगा, फोर्स उतना ज्यादा बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो लूजली अटैच होता है न्यूक्लियस से, लेकिन जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो टाइटली अटैच होता है न्यूक्लियस से। तो अभी क्या होता है कि जब भी हम थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के और नेक्स्ट इसमें जाएगा, नेक्स्ट इसमें या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट शेल का है, तो वो तो एक्साइट होकर के नेक्स्ट लेवल में तो जा नहीं सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेवल है वो यही वाला था, आउटर मोस्ट, इसीलिए वैलेंस है।
ठीक है। तो जब भी हम लोग थोड़ा सा एनर्जी देते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इसमें कंडक्शन बैंड में जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, इसीलिए वहां पे जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो कम होता है। ठीक है। और जो कि न्यूक्लियस के पास है वो टाइटली पैक्ड होगा, टाइटली वो फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस टाइटली बाइंड रखेगा इसको। ठीक है। तो अभी हम लोग अब क्या देखेंगे कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी भी एलिमेंट को किसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट इन तीनों में से क्या है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग अब देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में, मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कंडक्टर के लिए कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे बोलेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कंडक्टर है। इसमें हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं। मतलब अगर कोई मेटल है तो वो कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है। अब मेटल कौन सा एलिमेंट है ये कैसे पता लगाना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता लगाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 है तो वो एलिमेंट जो होगा वो मेटल होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो कंडक्टर होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं मेटल्स का, तो हम लोग को समझ में आएगा। तो अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर उसको हम लोग अरेंज करेंगे शेल में तो क्या होगा, 281 मीन्स kth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में 1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1 इज लेस देन 4, दैट मीन्स सोडियम इज मेटल और कंडक्टर। उसी तरह मैग्नीशियम देखेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स में फर्स्ट जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर 2 ही हो सकता है। उसके बाद 8 डालेंगे, बच क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, दैट मीन्स लेस देन 4, इसलिए मैग्नीशियम भी एक मेटल है या कंडक्टर है। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 13, तो 2 8 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3, दैट मीन्स 3 इज लेस देन 4, मतलब एल्यूमिनियम भी मेटल है। सेकेंड कैटेगरी है हमारा इंसुलेटर का, इंसुलेटर और नॉन मेटल्स। इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो ग्रेटर देन 4 है, दैट मीन्स वो जो एलिमेंट है वो इंसुलेटर है या फिर नॉन मेटल कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेल में, 286। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में है, मतलब 6। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, दिस इज ग्रेटर देन 4, इसलिए ये इंसुलेटर है। ठीक है। मेटल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर का वो 4 से कम नहीं है, 4 से ज्यादा है। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा रहेगा तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो रहेगा वो इंसुलेटर रहेगा या फिर उसको नॉन मेटल कह सकते हैं। सिमिलर वे में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो 2 5 होगा, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में 2 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। तो ऑल दीज 3 आर ग्रेटर देन 4, दैट्स वाई सल्फर, नाइट्रोजन, नियॉन ऑल आर इंसुलेटर। जो थर्ड कैटेगरी है हमारा वो है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। ये 4 क्यों, सेकंड वाले ऑर्बिट के लिए, मतलब जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितना भी हो सकता है किसी भी ऑर्बिट में, उसका एग्जैक्टली हाफ प्रेजेंट है अगर किसी आउटर मोस्ट शेल में, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल दें, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो ये इसको क्या लिखेंगे, 2 और 4। अब ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 8 का हाफ है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4, दैट्स व्हाई दिस इज सेमीकंडक्टर। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है 14, तो सिलिकॉन को क्या कर सकते हैं, 2 8 4, तो ये क्या हो गया,
वापस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आया, दैट मीन्स दिस इज सेमीकंडक्टर। थर्ड, तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जर्मेनियम का। जर्मेनियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 32। तो 32 को अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा 2 8 या 10 हुआ, अभी भी और इलेक्ट्रॉन बाकी है 18, थर्ड वाले सेल में 18 होता था हम लोग जानते हैं। तो 2 8 10, 10 प्लस 18 28, बच कितना गया 4, टोटल 32 है। तो उसको इस तरह से अरेंज करेंगे, फिर से हम लोग को मिल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसीलिए जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। तो हम लोग को पता चला कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो हम लोग उसको कंडक्टर बोलेंगे, अगर ग्रेटर देन 4 है तो इंसुलेटर बोलेंगे, और अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 है तो वो होगा सेमीकंडक्टर। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होता है तो वो कैसे कंडक्टर मतलब कंडक्ट कैसे करता है, मेटल में कंडक्शन कैसे होता है, नॉन मेटल क्यों नहीं कंडक्ट करता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है। बेसिकली सेमीकंडक्टर जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच का एलिमेंट होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर जितना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इंसुलेटर जितना खराब भी नहीं होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये हम लोग देखते हैं किसके मदद से, एनर्जी बैंड डायग्राम के मदद से। ये जितना भी शेल है ये सबका एनर्जी होता है, ये एक एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला जो शेल है इसका एनर्जी लेवल लो है, सेकंड वाला जो शेल है उसका थोड़ा सा हाई है, आउटर मोस्ट जो है उसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाई है, लेकिन एनर्जी लेवल हाई है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर पे हैं, मतलब न्यूक्लियस से अगर हमको एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डीअटैच करना होगा तो हमको आसानी क्या होगा, ये वाले को डीअटैच करने में, ठीक है। ये नॉर्मल भी है, जो इंसान जितना ज्यादा दूर टीचर से, मान लो क्लास में कोई बच्चा एकदम लास्ट बेंच पे बैठा है तो उसके लिए आसानी होता है, टीचर का उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो अगर वो बच्चा क्लास से निकल भी जाता है तो टीचर को पता नहीं चलता, लेकिन जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है वो अगर क्लास से निकलेगा तो टीचर को तुरंत पता चलेगा। यही चीज होता है कि मान लो टीचर न्यूक्लियस है और फर्स्ट बेंच सेकेंड बेंच ऐसे से करके ये ऑर्बिट है, तो जो सबसे लास्ट बेंच पे बैठता है वो कुछ भी कर सकता है, टीचर को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग एनर्जी बाहर से देते हैं या थोड़ा सा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो जो लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होता है एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है। तो जो कंडक्टिविटी होता है मेटल जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कंडक्शन किसके कारण होता है, इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, हमारा कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड कैसा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कैटेगराइजेशन देख लिया। अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हर शेल का अपना कुछ एनर्जी होता है, ठीक है, जिसमें कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल रहता है उसका एनर्जी कम होता है, जैसे जैसे हम लोग इस साइड जाते हैं, आउटर साइड जाते हैं, वैसे वैसे शेल का एनर्जी बढ़ते जाता है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा शेल होगा उसका एनर्जी उतना होगा। तो हम लोग बाहर जाएंगे जैसे जैसे तो उसका रेडियस बढ़ेगा ना, मान लो ये और भी बाहर वाला शेल है, तो अगर हम लोग न्यूक्लियस से रेडियस कैलकुलेट करें तो ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ये रेडियस R3, तो क्या है R3 ग्रेटर देन R2 है और R1। तो जिस भी शेल का रेडियस ज़्यादा बड़ा रहेगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गया है। तो अगर इस एनर्जी को हम लोग इस तरह से दिखाएं कि अगर न्यूक्लियस ये है तो हम लोग बोलेंगे ये लेवल जो है वो है एज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जहाँ से शुरू हो रहा है वो, ठीक है। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, मेरा जहाँ तक बाउंड्री है फर्स्ट शेल का वो, सेकंड शेल का जो बाउंड्री है वो सेकंड शेल का एनर्जी लेवल दिखाएगा। हम लोग जानते हैं हर ऑर्बिट का या हर शेल का अपना कुछ एनर्जी होता है, तो वो लेवल हम लोग इस तरह से डायग्राम में दिखाते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, मतलब इसमें जो शेल का एनर्जी रहता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी से एनर्जी लेवल डायग्राम से ही अब देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। ये क्या था, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी एक एटम के लिए एनर्जी लेवल हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ये है, इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका एनर्जी लेवल ये रहेगा और इसमें ये रहेगा।
लेकिन ये एनर्जी लेवल डायग्राम कब वैलिड होगा, जब हम लोग सिर्फ वन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एटम, ठीक है, उसके अगल बगल कोई दूसरा एटम नहीं है। लेकिन किसी भी एलिमेंट में क्या कभी एक एटम होता है? नहीं। तो जब हम बात करेंगे किसी एक सॉलिड की, कोई भी एक सॉलिड है, उसमें बहुत सारा एटम रहेगा, एक एटम रहेगा, उसके नेबरिंग में बहुत सारा एटम रहेगा, और हर एटम में शेल होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो क्या होगा, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा। तो ये जो एनर्जी लेवल है वो सॉलिड के केस में जहाँ पे मोर देन वन एटम है और वो जहाँ पे हर एटम का कुछ नेबर्स हैं, वहाँ पे ये डेफिनेट एनर्जी लेवल नहीं रहेगा। जब हम एक से ज़्यादा एटम की बात करेंगे तो हमारे पास रेंज ऑफ एनर्जी आएगा कि ये वाला जो kth शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो इतने से इतने रेंज के बीच में हो सकता है। लेकिन जब एक एटम का बात था तो ये डेफिनेट था कि हाँ इस शेल का इलेक्ट्रॉन्स का इतना एनर्जी होगा। लेकिन जब हम लोग कोई सॉलिड का बात करेंगे जिसमें कि एटम्स जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, हर एटम का कुछ नेबरिंग एटम होता है, तो उसमें क्या होता है कि नेबरिंग एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फ्लुएंस करता है एनर्जी लेवल को दूसरे एटम के। तो क्या होता है कि कोई भी शेल का फिर डेफिनेट एनर्जी लेवल नहीं रहता इस तरह से, तब क्या आता है वो एक रेंज ऑफ लेवल आ जाता है। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि के शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल क्या है, इस रेंज में रहेगा, एल के लिए इस रेंज में रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैंड। ये था लेवल, ये है बैंड, ठीक है। अब एक बैंड हम लोग अगर इसको इस तरह से दिखाते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रहता है वैलेंस बैंड पे, ठीक है। अब कंडक्शन कब होगा, जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जाएगा तब, ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी एलिमेंट कंडक्ट तभी करेगा जब उसका वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तभी कंडक्शन होगा, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग इस बैंड का। पहले बात करेंगे मेटल का, जिसको कि हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो उसका बैंड डायग्राम कैसा होगा देखते हैं। हम लोग अभी देखिए वैलेंस बैंड में क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। कंडक्शन बैंड में क्या रहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ कंडक्ट करे तो उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये देख रहे हैं ओवरलैप किया हुआ है, आपस में सटा हुआ है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि इन दोनों बैंड के बीच में कोई भी बैंड गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड आराम से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है जब ओवरलैप ही है तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसलिए कंडक्टिविटी हाई होता है कंडक्टर का, ठीक है। इंसुलेटर देखते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप रहता है, एनर्जी गैप, उसको कहते हैं बैंड गैप। तो एनर्जी जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी हाई होता है, वैलेंस बैंड का एनर्जी लो होता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड अगर हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करे तो हमको क्या चाहिए, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में इसको हमको कहाँ पहुँचाना होगा, कंडक्शन बैंड में पहुँचाना होगा। कंडक्शन बैंड में हम चाहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लो लेवल, जो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाए, उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फिर भी ये जो बैंड गैप होता है इंसुलेटर का वो इतना ज़्यादा होता है कि हम जितना भी मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करें, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुँच पाए, क्योंकि ये जो बैंड गैप होता है वो बहुत होता है, लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है ये। तो ये बहुत ज़्यादा बैंड गैप हुआ, इसीलिए इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बैंड गैप सेमीकंडक्टर में भी रहता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो बैंड गैप रहता है ये बहुत ही कम है, ठीक है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। कहाँ तो इंसुलेटर में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो क्या होगा, हम लोग जब भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एनर्जी से एक्साइट होकर के और वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एनर्जी ही प्रोवाइड करने से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्यों, क्योंकि ये जो बैंड गैप है वो बहुत कम है, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में तो वैलेंस बैंड में क्या छूट जाएगा, एक होल छूट जाएगा।
इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज कहीं जा रहा है तो नेगेटिव के बदले क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जिसको होल्स कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करने पे सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, इसलिए ये कंडक्ट करने लगता है। लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, जितना कंडक्टिविटी मेटल का होता है उतना नहीं है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में यहाँ पे क्या है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेटल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मेटल का कंडक्टिविटी वेरी हाई होता है। और सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिटेशन में। ठीक है, सर्टेन कंडीशन में। हम लोग को एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है जिसमें कि सेमीकंडक्टर का कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इसलिए वो कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये था एनर्जी लेवल जो डायग्राम और बैंड मॉडल के बारे में। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में क्या है, हम लोगों को फोकस करना है सेमीकंडक्टर पर। मेटल, इंसुलेटर, ये सब हम लोग जानते हैं। सेमीकंडक्टर पे फोकस करेंगे ताकि हम लोग सेमीकंडक्टर का टाइप है पी टाइप, एन टाइप, ये दोनों जानेंगे, क्योंकि फाइनली हम लोगों को आना है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे, जो कि है डायोड और ट्रांजिस्टर, और दोनों ही बना है सेमीकंडक्टर से। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर का बिहेवियर जाने। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर क्या हुआ, सेमीकंडक्टर आता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसको सेमी बोलते हैं। सेमी मीन्स आधा, मतलब सेमीकंडक्टर मीन्स आधा। अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें कैसे वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाता है। ठीक है, तो अभी एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये जो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर वगैरह है, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इंसुलेटर का। कंडक्टर जो है वो तो हर टेम्परेचर पे कंडक्टिव रहेगा, क्योंकि इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको सोचना नहीं है। सोचना किसके बारे में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इंसुलेटर जब लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो है, तो इसको कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की ही तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी 0। रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि बैंड गैप इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो रूम टेम्परेचर एनफ नहीं होता है इतना एनर्जी देने के कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम वेरी हाई टेम्परेचर देते हैं इंसुलेटर पे, तो बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं, तब क्या होता है कि कोई कोई सा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर देने पे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, एक आध इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हुआ, जो रेजिस्टिविटी है वो घट गया। रेजिस्टिविटी घटा मतलब जो हमारा कंडक्टिविटी है वो बढ़ा। कंडक्टिविटी बढ़ना मतलब कंडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंडक्शन बैंड में। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या हुआ, रेजिस्टिविटी घटा और कंडक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दो चीज़ है। नेगेटिव है, इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और सही बात है, टेम्परेचर कम मतलब लो करना। जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी को बढ़ना चाहिए, रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब कंडक्टिविटी कम हो रहा है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर में आते हैं। लो टेम्परेचर में वही बात होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, बैंड गैप है, तो नो कंडक्शन। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे इंसुलेटर में रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन सेमीकंडक्टर में होगा। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर में थोड़ा एनर्जी मिलता है, इतना एनर्जी मिलता है कि ये इतना जो बैंड गैप है उसको क्रॉस कर जाए। इंसुलेटर में क्या था, बैंड गैप जो था वो ज़्यादा था, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिलता था वो सफिशिएंट नहीं होता था क्रॉस करने के लिए। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर में क्या है, जो रूम टेम्परेचर का भी एनर्जी है उससे भी सफिशिएंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन होगा। जैसे ही हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो अभी हम लोग क्या देखें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
तो कंडक्टिविटी मेरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी घट रहा है। तो ये भी जो सेमीकंडक्टर है ये भी क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, बैंड गैप, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सब के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, वो कैसे वर्क करता है, कैसे कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होता है, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट हम लोग क्लास लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।